व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? हमने इससे पहले कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था और हमने ये डिफाइन किया था कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रही है, और उससे मैंने डिफाइन किया था कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, गॉसेस थ्योरम से पहले, राइट? अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं, देन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम्स के थ्रू। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों? ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मैं बोल सकता हूं कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करेगी किसी भी सरफेस को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था हमने फाई ई से, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करूंगा फाई बी से। सी दिस इज द सिंबल फाई बी। अगर फाई के साथ बी लगा हुआ है तो डेट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फाई के साथ मैं ई लगाऊंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? अब सुनो, अगर मैं इसके नॉर्मल फॉर्मूले की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। बट वेट, क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक माना जाएगा? है ना? क्या माना जाएगा या नहीं माना? इसको एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं। सी, अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लूं, मान लो ये एक हम सरफेस ले लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है? फिर मैंने सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, फिर मैंने सरफेस को कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है? अब हुआ क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमने सेम रखी अलोंग एक्स एक्सिस। तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है यहां पर, देखो इसको थोड़ा सा विजुलाइज और फील करने की कोशिश करना। यहां पर तो समझ आ रहा है कि सरफेस के परपेंडिकुलरली फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार यहां पर ना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है, ठीक है? ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है। देन अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, आइडेंटिकल एरिया ले लेता हूं इसका, तो ये समझ आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो वहीं का वहीं है अभी भी, लेकिन सरफेस को थोड़ा सा जब मैं टिल्ट करूंगा तो कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो गई, ठीक है? कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो गई। अभी जस्ट विजुअलाइजेशन, अगर मैं सरफेस को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जमीन पर लिटा देता हूं ऐसे, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि कोई भी फील्ड लाइंस इस सरफेस के नॉर्मली नहीं है। नॉर्मली मतलब कि परपेंडिकुलरली पास नहीं कर रही है। कर तो यहाँ भी परपेंडिकुलरली पास नहीं रही है, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको थीटा एंगल नजर आ रहा है सरफेस के साथ, यहाँ पर एग्जैक्ट 90 डिग्री नजर आ रहा है। तो यहाँ से ना मुझे एक चीज पता लग रही है कि यार एरिया का ना बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं एरिया की ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, सरफेस की ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, तो उससे मेरा ये डेफिनेशन जो है ये इफेक्ट हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन इससे इफेक्ट हो रहा है, प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमने इसको क्या डिफाइन किया कि एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू में एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर को हमने अच्छे से डिफाइन किया था फर्स्ट चैप्टर में। एरिया को यहाँ पर वेक्टर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एरिया की ओरिएंटेशन चेंज करने से हमारा मेन रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए जो फ्लक्स होगा फाई बी, उसको मैं लिख सकता हूँ बी ए कॉस थीटा, राइट? अब यहाँ से एक चीज वैसे ही कंक्लूड हो गई, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का, तो डेट मीन्स कि ये जो फ्लक्स है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं है, राइट? मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी एक पर्टिकुलर सरफेस में से नॉर्मली पास हो रही है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है? अब सुनो जरा ध्यान से, यहां से मुझे ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एरिया वेक्टर का कंसेप्ट क्या है। एरिया वेक्टर का मैंने एक्चुअल में फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताया था, फिर भी थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं। एरिया वेक्टर जो होता है बच्चों, वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि अगर मैं ऐसे सरफेस को ग्राउंड पे लिटा दूं तो 90 डिग्री पर ये मैं अगर एन कैप बनाऊं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था इसको। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की तरफ होगा ऐसे एन कैप। इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एन कैप, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, देखो एन कैप। अब मुझे ना एक चीज यहां से ये भी पता लग रही है कि जो ये फर्स्ट फिगर है
यानी कि ये वाली फिगर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। देखो सेम डायरेक्शन में बिल्कुल, इसलिए बोल रहा हूँ थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री है तभी तो ये जो फाई बी है बच्चों, ये थीटा 0 डिग्री है तभी तो जो फाई बी है, ये बी ए कॉस 0 डिग्री, तभी तो फाई बी मैक्सिमम है। यहां पर लिख देता हूं, यहां पर फाई इज व्हाट, मैक्सिमम। यहां पर 90 डिग्री है, देखो यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है, तभी तो ये देखो बी ए, रिजल्ट का यूज करो यार, रिजल्ट से बात करेंगे हम सिर्फ। बी ए कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल किस में देखा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में। तो यानी कि यहां पर जो फ्लक्स है बच्चों वो क्या है, 0 है। क्लियर है। अब यहां पर फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं है और मैक्सिमम भी नहीं है, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल देखेंगे। अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं कि सरफेस, मैग्नेटिक सरफेस या प्लेन एंगल बनाना है 60 डिग्री, तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा होगा, 30 डिग्री। किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। एग्जामिनर एग्जाम में आप कहां पर उलझोगे, आपको ये उलझेगा। देखो मैं आपको एक सबसे बड़ा लूप होल बताता हूं, कंडीशन को ध्यान से देखना जरा। इफ मैग्नेटिक फील्ड is making, if magnetic field is making theta angle with plane of surface, then area vector will be making 90 minus theta angle। यहां पर ये जो थर्ड केस है, यहां पर मैं बोलूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ सरफेस, या इट इज पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के पैरेलल है, यानी कि सरफेस के साथ तो एंगल 0 डिग्री बन रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद द सरफेस, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ क्या एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। सो हमारे लिए मैटर ये करता है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा लूप होल है जो बच्चा जल्दबाजी में गलत कराता है, ठीक है। ये मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैं अब ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ, सेम वे में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम भी समझाया था, बट येट हमको कुछ चीज़ें याद करने की जरूरत होती है बार बार, ठीक है। तो यहाँ से ना एक चीज़ मुझे पता लग रही है कि अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना है तो आपको यहाँ पर कोस थीटा को भी कंसिडर करना पड़ेगा। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, हाउ, देखो एक क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पर, हाउ कैन वी change magnetic flux, how can we change magnetic flux through surface। मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर को सिंप्लीफाई बना पाऊं और आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। एज यू कैन सी कि हमारे लेक्चर्स जो स्टार्टिंग से हमारी जर्नी, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक से, धीरे धीरे करके पहले बोर्ड चेंज हुआ, साउंड क्वालिटी इंप्रूव हुई, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हुई, और हम यही कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस कर सके। तो शुरुआत देखो, शुरुआत तो करनी होती है। मे बी आज इस चैनल पर सिर्फ 500-600 सब्सक्राइबर है, लेकिन एक दिन शायद 50,000 सब्सक्राइबर भी होंगे, एक दिन शायद ये जर्नी बहुत लंबी हो चुकी होगी। आज शायद 160-70 वीडियोज़ है, एक दिन यहाँ पर 2-3 हज़ार वीडियोज़ भी होगी। तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, कंटेंट प्रोवाइड करना मेरा काम है। आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहो। आज मुझे आप लोगों की ज़रूरत है और आपको भी कहीं ना कहीं मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, तो इसलिए हम मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, राइट। तो जल्दी से ये सारी जो थ्योरी है इसको नोट डाउन करो। हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि मैं किस किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकता हूँ किसी भी सरफेस के थ्रू। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला तरीका तो आपने देख ही लिया। अगर मैं किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल की प्लेसमेंट ही चेंज कर दूं, उसको अगर मैं रोटेट करना स्टार्ट कर दूं, घुमाना स्टार्ट कर दूं, तो आपको नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स उससे इफेक्ट हो रहा है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो नॉर्मली पास हो रही है वो क्या, उसका नंबर कम हो रहा है ना। तो मैं बोल सकता हूं बाय चेंजिंग द प्लेसमेंट ऑफ कॉइल और ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल वी कैन चेंज थीटा एंगल, राइट। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। देन वी कैन चेंज फाई बी, राइट। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। सेकेंड है बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल।
अब ये तो बड़ी अजीब बात बोल दी है ना, एरिया ऑफ कोयल। अब आपके पास सपोज करो एक रेक्टेंगुलर कोयल है, अब ये थोड़ी कि उसको बार बार काट के आधा करोगे फिर पूरा करोगे। तो अगर मैं कोयल का एरिया चेंज कर दूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उससे क्या कुछ सेंस बनती है, उससे क्या फ्लक्स चेंज कर सकते हैं? तो देखते हैं, समझते हैं इसको भी। इसको मैं फिलहाल अभी रब कर रहा हूँ इस डायग्राम को। आई होप आपने बना लिया होगा सुंदर सुंदर। कोशिश करो कि डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे बनाओ आप, उससे आपको नोट्स पढ़ने में मजा आएगा। कुछ कलरफुल पेन्स का यूज़ करो अगर आपके पास फ्री टाइम है, अदरवाइज ब्लैक और ब्लू का तो डेफिनेटली यूज़ करो। अगर ब्लू से सारे नोट्स लिखते रहोगे आप खुद ही बोर हो जाओगे, आप खुद पढ़ने का मन नहीं करेगा। नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, मेरा ये मानना है नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में। तो एरिया ऑफ कोयल को चेंज करना है कैसे? सी, मैं जब भी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, अब क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं माइनस के कैप बोलता हूँ। और जब भी मैं ऐसे क्रॉस बनाता हूँ तो मुझे मेरे एक स्टूडेंट शुभम की याद आ जाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड बनाना। शुभम पूरा मुस्कुरा रहा होगा, सर ने मेरा वीडियो में नाम लिया। सी, तो एक ऐसा रीजन है बच्चों जहां पर हमारे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या करूं बच्चों, एक कोयल को इंसर्ट कर दूं। कोयल मतलब कि एक रेक्टेंगुलर कोयल है बच्चों। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ध्यान से समझना जरा। अभी मैं बोलता हूं जब ये कोयल पूरी तरह से अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास कर रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, नॉर्मली पास कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो थीटा 0 डिग्री बन रहा होगा। अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों कि जब ये कंप्लीटली इंसर्टेड है तो 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इसके अंदर जा रही है। फिर मेरे मन में कुछ ऐसा आया कि मैंने यहां पर एक धागा बांधा ए बी आर्म के ऊपर और इसको बाहर की तरफ खींच लिया। जब मैं बाहर की तरफ खींचूंगा तो कोयल का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाएगा, मतलब कोयल जो पहले इतनी थी कोयल थोड़ी सी ऊपर खिसक गई, तो ये फाइनल पोजीशन आ जाएगी कोयल की। देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोयल का एरिया कम हो गया पहले से? पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोयल का एरिया ज़्यादा था, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर खींच लूँ तो उसी वक्त क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोयल का एरिया कम हो गया। अब शायद इसके अंदर से 700 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हो। देन मेरे माइंड में आया कि चलो थोड़ा सा और बाहर निकालते हैं इसको। अगर मैं थोड़ा सा और बाहर निकाल लूँ इसको तो इतनी बाहर निकल चुकी होगी अभी, अब इतना सा एरिया रह गया होगा इसके अंदर, क्योंकि इतना तो बाहर निकल चुका है रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो शायद अब इसके अंदर सिर्फ 400 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रह गई हो। देन मैंने क्या किया, इसको दोबारा से अंदर छोड़ दिया, दोबारा से रेक्टेंगुलर फ्रेम को मैं अंदर ले आया, राइट, पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर फ्रेम। दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी हो गई, 1000 हो गई। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं, देखो मुझे एरिया चेंज करने का मतलब पता है क्या, मुझे ये नहीं है कि मुझे अपनी कोयल को कट कर देना, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मुझे मेन क्या करना है, मुझे फ्लक्स को चेंज करना है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोयल का एरिया चेंज कर दूं, अंदर बाहर कोयल को करता रहूं, तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी चेंज हो रही है। देख पा रहे हो इस बात को? अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी रेक्टेंगुलर कोयल का एरिया चेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास ये भी तो ऑप्शन है ना। सपोज करो आपके पास एक ही रेक्टेंगुलर फ्रेम है, तो कब तक बेचारे आप क्या इसको बार बार काट के दोबारा जोड़ोगे थोड़ी। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसको मैं इन फ्यूचर पढ़ाऊंगा, डेरिवेशन भी आएगी। इमोशनल ईएमएफ बोलते हैं इसको, इमोशनल ईएमएफ। तो दिस इज द वन वे हाउ यू कैन चेंज द एरिया ऑफ कोयल। एरिया ऑफ कोयल चेंज करने का मतलब ये भी है, ठीक है। अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है? बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अरे यार देखो, मुझे ना यार फाई को चेंज करना है। क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? बी ए कॉस थीटा, या तो थीटा को चेंज कर दो, एरिया को चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो। देखो सिंपल सा लॉजिक है यार। अभी मान लो किसी सोर्स से मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ ऐसा है, और ये आपने कोयल रखी हुई है। अब एरिया चेंज नहीं किया, एंगल चेंज नहीं किया, अब आप फ्लक्स चेंज करना चाह रहे हो। तो आप एक काम करो ना, जो सोर्स था पहले आपके पास कोई एक सोर्स था, उसको हटाओ, अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दो यहाँ पर। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या अपने बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी, है ना। जैसे आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एरिया में से पास हो रही है, एंगल चेंज नहीं किया, एरिया चेंज नहीं किया, लेकिन मैग्नेट ही चेंज कर दिया।
सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज कर दिया। सो इस तरह से भी आप फ्लक्स को बढ़ा सकते हो। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आई होगी। लेक्चर को बिल्कुल बेसिक वे में लेकर चलते हैं कि हाँ मैं कैसे फ्लक्स को चेंज कर सकता हूँ, ये कुछ मेरे पास तरीके हैं, इनका मैं इन फ्यूचर यूज भी करूंगा। ठीक है, जो एक आधा तरीका रह भी गया होगा वो इन फ्यूचर आपके पास आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। आई होप आपको फ्लक्स वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटी सी बात इसमें और देख लेते हैं, मैं इसको फिलहाल रब कर रहा हूँ यहाँ से, कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पढ़ लिया हमने। अब हम बात करेंगे, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो बच्चों अब देखो यूनिट की बात करते हैं इसकी। जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या है, बी ए कॉस थीटा, राइट। तो बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड के हम यूज़ करेंगे टेस्ला, एरिया के लिए यूज़ करेंगे मीटर स्क्वायर। अगर मैं एसआई की बात करूं, जिससे जो फाई बी की जो यूनिट बनती है बच्चों, वो क्या बनती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसको एक और नाम भी दिया गया है, इसको नाम दिया गया है वेबर। आप चाहो तो फ्लक्स को वेबर में लिख सकते हो, अदरवाइज टेस्ला मीटर स्क्वायर इज आल्सो ओके, राइट। तो वेबर की बात करूं तो ये हमारा आता है एसआई में। सिमिलरली अगर आप सीजीएस में जाओगे तो टेस्ला की जगह आ जाएगा गोस, मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सीजीएस में भी इसका नाम है मैक्सवेल। अगर आप फ्लक्स को सीजीएस में निकालोगे या तो आप लिखोगे गोस सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हो क्या मैक्सवेल। ये साइंटिस्ट के नाम है, वेबर, ये मैक्सवेल, गोस, सब कुछ पता ही आपको। तो 1 वेबर के अंदर कितना मैक्सवेल होगा, 10⁸ मैक्सवेल। तो ये रिलेशन याद करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए। तो वेबर का जो सिंबल है वो क्या होगा, WB। और अगर आप चाहो तो इसको मैक्सवेल में भी निकाल सकते हो। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो फाई का, फाई इज इक्वल टू बी ए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई कर देना। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने पहले भी निकाला हुआ कई बार। जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला, यू विल गेट ml2t-2a-1। इसको नोट डाउन करो। एक दो और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आपको मैं। अब देखो कुछ की पॉइंट्स है जो अपने को पता होने चाहिए, कुछ की पॉइंट्स है जो हम सबको पता होने चाहिए। जैसे कि हमेशा इनकमिंग फ्लक्स को कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव और आउटगोइंग फ्लक्स को कंसीडर किया जाता है नेगेटिव। और जब भी इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के इक्वल होगा, देन नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं आपको फिर भी। सपोज बच्चों कि हमारे पास एक क्यूब है, राइट। ये हमने पहले भी कई बार करा हुआ है। अब इस क्यूब से हमने क्या किया, इसको ना थोड़ा सा मैं विजिबल, ताकि आप इसको विजुलाइज कर सको। मान लो कि हमने यहाँ पर क्यूब को रख दिया ऐसे, अब यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड को पास कराया और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल गया बाहर, ठीक है। अब मुझे ये देखो, ये मुझे पता लग रहा है कि ऊपर वाले के लिए जो एरिया वेक्टर वो क्या 90 डिग्री, नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा 90 डिग्री, सामने वाले के लिए 90 डिग्री, पीछे वाले के लिए 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या बन रही है 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन सा फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, उल्टा लिख दे यहाँ पर, सॉरी। ये कौन सा फ्लक्स है, ये आउटगोइंग फ्लक्स है। आउटगोइंग फ्लक्स को क्या लेंगे हम पॉजिटिव। आउटगोइंग फ्लक्स यानी कि जो सरफेस को लीव कर रहे हैं, एंगल क्या बना रहा होगा वो 0 डिग्री। इनकमिंग फ्लक्स को क्या लूंगा, देखो इनकमिंग फ्लक्स एरिया वेक्टर क्या बाहर की तरफ, इनकमिंग फ्लक्स को हम लेंगे क्या नेगेटिव। सॉरी फॉर मिस्टेक, हाँ वक्त रहते हमने अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज कंसिडर नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स ऑलवेज कंसिडर हेयर पॉजिटिव। अगर मैं पूछूं नेट क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो इसका आंसर फिलहाल क्या होगा 0, अगर मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्यूब में से पास कर दिया, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या कर दिया हमने 0 कर दिया। इसको जल्दी से प्लीज नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, इसमें एक चीज और भी हम देख सकते हैं बच्चों, सी अगर मैं बोलूं कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, या एरिया वेरिएबल है, मतलब एरिया इसका कह लो या मैग्नेटिक फील्ड कह लो, आप जैसे भी समझ सकते हो। मान लो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, और मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल बनाने के लिए चलो मैं ऐसा बोल देता हूँ, कुछ ऐसे फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। जब भी आपको कोई ऐसा सरफेस मिले, कभी तब भी आप कभी भी ये नहीं लगा सकते तब बी ए कॉस थीटा फ्लक्स के लिए,
क्योंकि बी ए कोस थीटा एक पर्टिकुलर, देखो इस सिमेट्री के लिए चलो मैं 90 डिग्री ले सकता हूँ, लेकिन देखो हर जगह 90 डिग्री नहीं बन रहा होगा, हर जगह 90 डिग्री इसलिए नहीं बन रहा। अभी यहाँ पर भी 90 डिग्री नहीं ले सकते, यहाँ पर एक्चुअल में 0 डिग्री लूंगा मैं। अगर इसको मतलब मैं देखूँ, आप ना इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैं डायग्राम थोड़ा सा ना ऐसा बनाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर पाओ। जैसे कि अगर मैं एक सफेयर की बात करूँ, एक गोले को हमने क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, कुछ ऐसे फील्ड ऐसे पास हो रही है, कुछ ऐसे। अगर मैं बोलूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर तो एंगल समझ आ रहा है कि अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ, कुछ एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर यानी कि ऐसे ये एरिया वेक्टर होगा, यानी कि अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूँ सरफेस पर तो सेंटर में से पास होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे होगा, मतलब कुछ ऐसे। यहाँ पर थीटा कुछ और है, यहाँ पर थीटा कुछ और होगा, अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा यहाँ पर कुछ और होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूसली थीटा वेरिएबल है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो या थीटा वेरिएबल हो, आप सिंपल एक ही कंसेप्ट लगाओगे कि फॉर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यू विल यूज इंटीग्रेशन BDS B.ds वेक्टर 0 to S, ठीक है। अब हमेशा क्या करोगे, इंटीग्रेशन टूल का यूज करोगे। हालांकि ये जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, सीबीएसई में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस नहीं है, एक आधा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वैसे, मतलब लेकिन कभी पूछा नहीं गया। बट फिर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है देन बी ए कॉस थीटा इज नॉट वैलिड, क्योंकि बी ए कॉस थीटा तब वैलिड है जब एंगल आपका क्या है, फिक्स है, या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री, साफ समझ आ रहा है। लेकिन जब एंगल ही वेरी कर रहा हो हर पॉइंट पर, तो आपको क्या ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों, फिर हम चलते हैं चैप्टर की अगली टर्म पर। तो बच्चों सबसे पहले जो EMI में योगदान दिया, वो योगदान दिया किसने, माइकल फैराडे ने। तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने ये कंक्लूड किया कि भाई हाँ यार, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके या मैग्नेट्स का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया, 10th क्लास में आपके पास कभी आया होगा। उसने कोयल ली, अब इस कोयल पर 2-3 टर्न्स दिखाई दे रहे हैं आपको। उस कोयल के साथ उसने फिक्स कर दिया गैल्वेनोमीटर, और वो एक बार मैग्नेट को, नॉर्थ साउथ पोल, ये बार मैग्नेट का, मैं इसको बार मैग्नेट को थोड़ा बार मैग्नेट जैसा बना देता हूं। वो इस बार मैग्नेट को कोयल की तरफ लेकर आया, जैसे ही कोयल की तरफ लेकर आया, उसने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे वो बार मैग्नेट को पास लेकर आया, इस नीडल में हल्की सी डिफ्लेक्शन हुई। हमने बहुत बढ़िया किस्म का गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जिसकी के की वैल्यू बहुत कम है। गैल्वेनोमीटर अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। मैंने अच्छे से बताया था सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो बार मैग्नेट को जैसे ही पास लेकर आया, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुई, रोक दिया उसने, डिफ्लेक्शन उसी टाइम गायब हो गई। फिर उसने क्या किया, इसको बहुत तेजी से ऐसे क्रॉस कर दिया, जैसे ही क्रॉस किया स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आई और एकदम गायब हो गई। उसने इस प्रोसेस को रिपीट किया, मैग्नेट को पास लेकर आ रहा है, फिर दूर लेकर जा रहा है, पास लेकर आ रहा है, दूर लेकर जा रहा है। ये गैल्वेनोमीटर की नीडल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन जैसे उसने मैग्नेट को कोयल के ऊपर रोका, रुक गई, कोई गायब हो गई डिफ्लेक्शन। यहां पर रोका, गायब हो गई। फिर उसने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो अब तक क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो मुझे समझ आ रहा है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, और आप भी इस चीज को शायद विजुलाइज कर पाओ। नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो आउटवर्ड निकल रही है, सी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ आउटवर्ड निकल रही है। क्लोज लूप बनेगा, लेकिन मैं सिर्फ यहां पर भी नॉर्थ पोल की फील्ड लाइंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे ही देखो, जैसे ही ये पास जाएगा, नॉर्थ पोल इस कोयल के पास जाएगा, क्या आपको लगता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया ऑफ कोयल इंक्रीज कर गई? जैसे ही बार मैग्नेट इस कोयल के पास गया, आपको नहीं लगता कि ये जैसे जैसे पास जाएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस एरिया में से पास कर रही होगी वो क्या इंक्रीज कर जाएगी? तो इस बात को मैं ये बोल रहा हूं अभी फिलहाल कि फ्लक्स इंक्रीजेस। जैसे ही नॉर्थ पोल पास गया तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जब भी मोशन कुछ इस तरह का है, जैसे मैं एरो बना रहा हूं, तो उस केस में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है और एक डिफ्लेक्शन मिल रही है। हम अभी के लिए मान लेते हैं कि चलो करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे। अब ये डायरेक्शन निकालना सीखेंगे कि किस तरह की डायरेक्शन है, कैसे करंट इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो बात की बात है। अभी तो सिर्फ ये समझना है कि करंट बन रहा है, यहाँ पर करंट बना दिया जी। गैल्वेनोमीटर को भी डिफ्लेक्ट करा दो, लो जी, गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही दूर गया,
अचानक देखने को मिला कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, अचानक देखने को मिला करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, दोबारा पास लेकर आए, दोबारा वही हुआ, जो पहले वाली डायरेक्शन थी वो दोबारा वापस आ गई, गैल्वेनोमीटर भी दूसरी साइड डिफ्लेक्ट हो गया। करते रहे, गैल्वेनोमीटर ऐसे 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 ऐसे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अच्छा रोक दिया, स्टिल हो गया दोबारा से गैल्वेनोमीटर। इससे ना देखो क्या समझ आ रहा है कि आप जब भी किसी बार मैग्नेट को कोयल के अबाउट मूव करा रहे हो, कोयल को फिक्स रख के मूव करा रहे हो, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से मुझे मोमेंट्री डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है गैल्वेनोमीटर में। अब मैं देखो ऑब्जर्वेशन में क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया इंक्रीजेज व्हेन दिस नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड्स इट। अच्छा, और अगर डायरेक्शन ऐसे है, यहीं से बना देता हूं, इसको थोड़ा सा एंगल में ले लेता हूं। अगर डायरेक्शन ऐसे है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया ऑफ कोयल डिक्रीजेस, इसका मतलब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। और दोनों ही केस में जो डायरेक्शन है वो भी करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है। ये डायरेक्शन कैसे आएगी, रिवर्स हो रही है कैसे हो रही है, ये बात का काम है। अभी फिलहाल हमको जो स्ट्रेंज बात नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि ना कोई बैटरी कनेक्टेड है, ना किसी तरह का कोई सेल है, ना कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैग्नेट है और कोयल है, लेकिन करंट आ रहा है। ये बहुत स्ट्रेंज बात थी, यहां पर बहुत स्ट्रेंज बात थी। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि मैग्नेट की वजह से करंट बन रहा है, राइट। अच्छा, तो फिर इस एक्सपेरिमेंट को एक और तरीके से करा गया। अब क्या किया गया देखो, अब हमने मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया यहां पर जी, लो जी मैग्नेट को स्टेशनरी कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं, और इस कोयल के नीचे पहिए लगा देता हूं। अब इस कोयल को एक बार तो दूर लेकर गए, तब भी देखा डिफ्लेक्शन हो रही है, कोयल को पास लेकर आए तब भी देखा डिफ्लेक्शन हो रही है, दूर लेकर गए डिफ्लेक्शन, पास लेकर गए डिफ्लेक्शन, रोक दिया तो गायब डिफ्लेक्शन। यानी कि अगर मैं कोयल के ऊपर मैग्नेट को मूव कराऊं या मैग्नेट को फिक्स रख के कोयल को मूव कराऊं, दोनों में सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब फ्लक्स जो है वो दोनों केस में चेंज हो रहा है, और उस फ्लक्स चेंज की वजह से करंट दोनों केस में बन रहा है। अब इससे ये बात तो प्रूव हो गई कि भाई आप मैग्नेट को मूव कराओ या कोयल को मूव कराओ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैटर करती है यहां पर, वो मैटर क्या करती है, रिलेटिव मोशन। क्योंकि मूव कराना ही बात का सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं आपको ये बोल दूं, इन एक्स एक्सिस बार मैग्नेट इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड एंड a coil is also moving with 2 मीटर पर सेकेंड, how much flux is changed? तो आंसर होगा 0। अगर मान लो ये मैग्नेट भी सामने की तरफ मूव करे, कोयल भी सामने की तरफ मूव करे, दोनों की वेलोसिटी क्या है, आपस में इक्वल है, सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स तो चेंज नहीं हुआ ना, फ्लक्स तो उतने का उतना है। तो रिलेटिव मोशन वर्ड बिल्कुल एक्यूरेट है यहाँ पर, इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप और आपका फ्रेंड ट्रेन में जा रहे हो, अगर ट्रेन में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो वेलोसिटी वो 0 है, लेकिन ग्राउंड से अगर मैं देखूंगा आपको तो आप दोनों जा रहे हो, ठीक है। मैं ग्राउंड से अगर देखूंगा यहाँ से तो मुझे नजर आएगा कि भाई दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में मैं यहाँ से एनालाइज करने की कोशिश करूँ, फ्लक्स तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहां पर मैटर क्या करता है, यहां पर यह मैटर करता है कि कोयल और मैग्नेट दोनों का मोशन एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू होना चाहिए, तभी मुझे ये कंडीशन मिल सकती है जो मुझे समझ आ रही है। अगर दोनों को एक साथ मूव कराऊंगा तो कभी भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, हमेशा उसकी सुई 0 पे रहेगी। ये बातें आई होप आपको समझ आई होगी बच्चों। इसको एक बार आप प्लीज नोट डाउन कर लो, इसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि मैंने एक ही डायग्राम बना दिया, आप 2-3 डायग्राम से इसको बनाने की कोशिश करना। एक बार इसको फिक्स कर देना, इसको मूव कराने की कोशिश दिखाना, एक बार इसके नीचे पहिए लगा देना, मैग्नेट को फिक्स करके इसको मूव कराना, फिर दोनों को मूव कराना। नोटबुक पे ये चीज ऐड कर लो ताकि आपके नोट्स थोड़े से क्रिएटिव बने, राइट। तो मैं फिर भी लिख देता हूं यहां पर, इफ कोयल एंड बार मैग्नेट बोथ आर मूव्ड both are moving with the same velocity
no deflection is observed in galvanometer. सो ये बातें बच्चों इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इन ऑब्जर्वेशन को। अब बात करते हैं फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। ये तो था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो उसने ऐसे ट्राई किया। अब उसने क्रॉस वेरीफाई भी करना था इस बात को, तो उसने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अगर मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करूँ, सेकंड एक्सपेरिमेंट ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि रिलेटिव मोशन इज द नॉट रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस करंट बेसिकली इन द कोयल। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आपको रिलेटिव मोशन ही चाहिए मैग्नेट और कोयल को मूव करना है। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये बात प्रूव हो गई। देखो उसने क्या किया बच्चों, अब मैंने सारा कुछ ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, समझो। एक कोयल ली जिसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट करी, की अभी ओपन है, की को क्लोज कर दिया। सपोज अभी की क्लोज है, करंट भी फ्लो कर रहा है, लो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहे हैं। इसके जस्ट बिल्कुल क्लोज एक कोयल रखे जिसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। जैसे ही मैं की को टैप कर रहा हूँ, देखो हरकत देखो जरा, की को मैं टैप कर रहा हूँ, की को टैप करते ही अगर की पहले ओपन थी तो क्लोज हो जाएगी। करंट की वैल्यू 0 से क्या होगी, मैक्सिमम। जैसे ही करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी, आपको ये नजर आएगा कि करंट मैक्सिमम होते ही जो इसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, अगर इसको मैं सोलिनॉइड कंसीडर कर रहा हूं तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से जो इस कोयल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो एंटर हो रही है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बढ़ना क्या होता है, फ्लक्स का बढ़ना, राइट। तो फ्लक्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अब अगेन उस की को ओपन कर दो। जैसे आप की को ओपन करोगे, जो मैग्नेटिक फील्ड पहले मैक्सिमम था, जो करंट पहले मैक्सिमम फ्लो कर रहा था, करंट दोबारा 0 पर आ जाएगा। करंट 0 पर आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, डाउन एकदम मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। एक ऐसी स्टेज आएगी जब करंट 0 हो गया, 0 से मैक्सिमम हुआ पहले, अब क्या हुआ, की को दोबारा टैप किया तो करंट की वैल्यू 0 हो गई। करंट की वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड गायब, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ना ये चीज़ समझ आ रही है कि भाई कोयल 2 का जो की है उसको टैप करना बार बार मैग्नेटिक फील्ड को ला रहा है, गायब कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड गायब हो रहा है, जिसकी वजह से जो कोयल 1 है उसके अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस वो क्या कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो यहाँ से भी क्या हमको ये ऑब्जर्व हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है वो कॉन्टिन्यूसली डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। क्यों डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे, हमारा मेन पर्पस तो फ्लक्स को चेंज करना है, और फ्लक्स को चेंज तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंट 2 ने ये बात प्रूव कर दी कि रिलेटिव मोशन ही एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है, हम तो फ्लक्स को चेंज करेंगे और फ्लक्स को चेंज करने से रिजल्ट सेम रहेगा। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कंक्लूजन दिए जिसको हमने बोला फैराडेज लॉ, जो कि इस लेक्चर का आखिरी पार्ट होगा जो मैं भी कराऊंगा आपको। तो देखो सारा कुछ मैंने लिख दिया कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या, इफ यू प्लेस द 2 coils वेरी क्लोज टू ईच अदर लाइक दिस, one coil is having galvanometer, other is having battery, and we turn on and turn off the key repeatedly, बार बार इसको हम टर्न ऑफ करेंगे और हमको कुछ डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगी गैल्वेनोमीटर में। दिस इज द एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड दीज डिफ्लेक्शन। टैपिंग द की इन coil 2, current start rising in circuit, as a result magnetic field increases, as a result magnetic flux increases about coil 1। उसके बाद जब टैप दोबारा कर दूंगा तो उससे क्या होगा, करंट गायब, मैग्नेटिक फील्ड कम, मैग्नेटिक फ्लक्स कम, और उसके एज ए रिजल्ट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लक्स इंक्रीज करे या फ्लक्स डिक्रीज करे, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ना, और फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पर आपको करंट देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, राइट। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट थे जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की नींव रखी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब एक ऐसा फिनोमिना, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसा फिनोमिना जिसका यूज हमने आज तक अब तक हम यूज करते हैं उसका, राइट। सो अगर मैं डिफाइन करने लगूँ, इट इज दैट फिनोमिना इन विच वी कैन इंड्यूस अ करंट इन अ क्लोज सर्किट और क्लोज लूप whenever there is change in magnetic flux around it, right। इसको मैं लिखवाता हूँ अभी, बेटर वो रहेगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इट इज फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ। अगर आप इंड्यूस ईएमएफ, अगर ईएमएफ को प्रोड्यूस करोगे तभी तो करंट आएगा। करंट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो जब भी हम एक कोयल के अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो ईएमएफ जनरेट होगी जिसकी वजह से करंट पैदा होगा, और सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज, है ना। किसी ओपन सर्किट में तो करंट आ नहीं सकता। अगर सपोज करो वो कोयल होती और यहाँ पर मैंने कट लगा दिया और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो क्या कभी करंट ऑब्जर्व होता, कभी भी ना होता, क्योंकि सर्किट क्या है, यहाँ से ब्रेक है, राइट।
तो इस बात का भी ध्यान रखना कि कोईल हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, तभी आप ये ईएमएफ और ये इंड्यूस करंट दोनों को एक साथ देख पाओगे। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन। कई बुक्स में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा होता है, बट फ्लक्स इज द एक्यूरेट वर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होना जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर फैराडे ने 2 लॉ दिए, राइट। कई बुक्स में 3 भी बोला गया है, लेकिन वो एक्चुअल में 2 लॉ है, वो 2 में ही मैं सारा कंटेंट कवर कर देता हूँ। फर्स्ट तो डेफिनेशन ऑफ ईएमआई है, whenever there is change in magnetic flux around the coil there is induced current in the coil। ये बात है, induced current लिख लो और EMF लिख लो साथ में, राइट। और ये तब तक रहेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, it will remain as long as there is change in magnetic flux continues in the coil। जैसे ही आपने वो चेंज करना बंद कर दिया मैग्नेटिक फ्लक्स को कोयल के अराउंड, तो करंट भी गायब हो जाएगा। सेकेंड फ्राइडे का मैं डिटेल में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, इसको मैं फिलहाल रब कर रहा हूँ डेफिनेशंस को। आई होप आपको नोट्स बनाने में आज मजा आएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर थोड़े से इस तरह से बनाया जाए कि आप क्लासरूम वाली फीलिंग लिख सको और साथ साथ नोट डाउन कर सको। आई होप आप ये चेंज देख पा रहे होंगे आज इस लेक्चर में। तो देखो, मैं मानता हूँ कि इनिशियल फ्लक्स अराउंड कोयल जो है वो 5 है, टाइम को मैं ले रहा हूं T1, लेकिन जैसे ही टाइम T2 हुआ, जो फ्लक्स चेंज हो रहा था, फाइनल फ्लक्स लिख देता हूं मैं, वो कितना हो गया 5 और टाइम कितना हो गया T2। ये कुछ ऐसे है, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लो ये कोईल एक, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है। अब मैं देखो ये चीज़ बोल रहा हूं कि जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, 1 सेकंड में इसकी पोजीशन ये थी, 2 सेकंड में पोजीशन यहाँ पर होगी, 3 सेकंड में यहाँ पर होगी, 4 सेकंड में यहाँ पर होगी, तो कंटिन्यूसली 4 सेकंड तक ये मूव कर रहा होगा। तो यानी कि फ्लक्स 4 सेकंड तक चेंज हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो बेसिकली, मैं देखो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ यहाँ पर, जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि कितना तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा है। 5 - 5 अपॉन में T2 - T1, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिटरमाइंस कि कितना ज़्यादा करंट बनने वाला है। अगर ये तेजी से होगा तो यानी कि कम टाइम में ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है। मान लो जब ये मैग्नेट यहाँ पर है तो फ्लक्स की वैल्यू है 7 वेबर, जब ये पास गया तो 10 वेबर हो गया, बिल्कुल पास गया तो 15 वेबर हो गया। ये 7 से लेकर 15 वेबर तक का जो सफ़र है, ये जितना कम टाइम में हो जाएगा उतना ज़्यादा मुझे करंट इंड्यूस देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको बिल्कुल आराम से लेकर आऊँगा 10 सेकंड में, तो फ्लक्स उतना ही कम, 10 सेकंड यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। देखो ये तो वैल्यू फिक्स है 15 - 7, लेकिन T2 - T1 आप चेंज कर सकते हो। T2 - T1 कैसे चेंज कर सकते हो? आप तेज़ी से लेकर आओगे तो ये इंटरवल कम हो जाएगा, आराम से लेकर आओगे तो इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बात समझने वाली है। मैं ये हटाकर यहाँ पर K लगा रहा हूँ, K 5 - 5 अपॉन में T2 - T1। और अगर आप वेरी स्मॉल चेंज इन फ्लक्स के टर्म्स में लिखना चाहो, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना चाहो, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो d∅/dt, राइट। तो इज d∅/dt। अब इस K को मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कांस्टेंट है, बट इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पर इसको यूनिटी दे लेते हैं। तो ईएमएफ जो है वो क्या है? d∅/dt। याद करो जरा, कुछ आपको काइनेमेटिक्स में लेकर चलता हूँ। एक्स पोजीशन है तो वेलोसिटी क्या थी? dx/dt। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालूं, अगर मैं एवरेज निकालूं तो x2 - x1 अपॉन में T2 - T1। इसी तरह से एक्सेलरेशन क्या है? dv/dt। अगर इंस्टेंटेनियस निकालूं तो dv/dt, अगर एवरेज निकालूं तो v2 - v1 अपॉन में T2 - T1। अगर आपको एवरेज ईएमएफ निकालना है कि कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, एक लंबा इंटरवल आपको दे रखा है 10 से लेकर 15 सेकंड का, तो आप यूज करोगे 5 - 5 T2 - T1। अगर मैं बोलूंगा कि बताओ इस पर्टिकुलर सेकंड में एक इंस्टेंट पर कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो आप क्या करोगे? d∅/dt। अगर यहाँ पर n टर्न्स है तो आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे। लिख देता हूं यहाँ पर, इफ n टर्न्स आर देयर देन देयर शुड बी n। एक के अबाउट फ्लक्स कितना चेंज होगा? d∅/dt। इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी? E। मुझे अगर टोटल इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है तो जितना भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 है तो 5 से। तो इस बात का कंक्लूजन ये निकला बच्चों
कि जो फ्राडे का सेकंड लॉ है वो सिर्फ ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF, magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux around coil. साधारण भाषा में E should be equal to d∅dt, राइट। तो ये बात आनी चाहिए यहाँ पर, समझ पाए इस बात को आप? बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर n टर्न्स है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर E इज इक्वल टू n d∅dt, ठीक है। जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन करो बच्चों। तो बच्चों आगे अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर ना एक बड़ी स्ट्रेंज बात है, जो मैंने ये सेकंड यहाँ पर फ्राडे का लॉ लिखा है, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होने की जरूरत है, राइट। अगर आप देखो, मैं मैग्नीट्यूड लगा रहा था यहाँ पर बार बार। अब एक चीज़ जो समझने वाली वो ये है, देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो सपोज हमारे पास दो बच्चे हैं जो बहुत कामयाब हो गए क्वांटम अकेडमी से पढ़कर। एक बच्चा है हमारे पास, सपोज करो केतन, और एक बच्चा है हमारे पास अंकित। अब केतन को क्या हुआ, जैसे उसने अपना नया घर बनाया, वो घर में गार्डन की खुदाई कर रहा था, उसको एक दिन एक बहुत बड़ा बैग मिला जिसके अंदर का बहुत सारे हीरे मोती, गोल्ड और डायमंड थे। उसने जब उसको बेचा तो उसको 10 करोड़ रुपीस मिले। उसने 10 करोड़ रुपए में क्या किया, एक नाइकी का शोरूम बहुत बड़ा अपनी सिटी में ओपन कर लिया। फिर उसको एक दिन उसका गरीब दोस्त मिला जिसका नाम था अंकित। अब अंकित बोलता है भाई तू बहुत अमीर है बट मैं क्या करूं। तो केतन का बहुत अच्छा दोस्त होता है अंकित, तो वो केतन क्या करता है, उसको अपने 10 करोड़ रुपए में से, मतलब जो उसने नाइकी का शोरूम बनाया था उसका आधा हिस्सा बेचकर वो 5 करोड़ रुपए अंकित को दे देता है, अंकित के अकाउंट में डाल देता है। अब अंकित ने क्या किया, उस 5 करोड़ रुपए से जो उसको केतन से मिले थे, केतन के शोरूम के सामने ही, अब उसके ऊपर से गरीबट हटा देते हम, एक नाइकी का शोरूम और खोल लिया जो बिल्कुल उसकी दुकान के सामने है। इस कहानी से अपने को क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से अपने को यह शिक्षा मिलती है किसी का अच्छा मत करो, नहीं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अब देखो, इस कहानी को मैं कहाँ रिलेट करूंगा, इस कहानी को मैं यहां पर रिलेट करने वाला हूं। देखो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये नॉर्थ और ये साउथ और ये कोयल, ठीक है, कोई भी कोयल, जब ये नॉर्थ कोयल की तरफ आ रहा है, इस कोयल का हाल बिल्कुल अंकित की तरह है, इसके पास अभी कुछ नहीं है। प्लीज अंकित मेरी बात को माइंड ना करे, एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट फॉर फन। जब एक कोयल के पास ये नॉर्थ पोल आ रहा है तो अंकित के पास अभी कुछ भी नहीं है, कोयल के पास अभी कुछ भी नहीं है। जैसे ही ये कोयल इसके पास आई, क्या इस कोयल ने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया इसके अबाउट? जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया तो मैं बोलूंगा कि मैग्नेट ने कोयल को करंट दिया। कौन सा करंट दिया? इंड्यूस करंट दिया गिफ्ट में। मैग्नेट ने मूव करके कोयल को करंट दिया। जैसे कि केतन ने शोरूम बेचकर इसको पैसा दिया, वैसे ही मैग्नेट ने मूव करके इस कोयल को इंड्यूस करंट दिया। लेकिन इस इंड्यूस करंट से इस कोयल ने क्या किया, ये बहुत मैटर करता है। इस 5 करोड़ रुपए से अंकित ने क्या किया, ये बहुत मैटर करता है। इस इंड्यूस करंट से इस कोयल ने अपने, देखो जहां पर करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इस इंड्यूस करंट से यहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और मैं आपको ये लेंजेस लॉ में पढ़ाऊंगा कि जो इंड्यूस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब सामने भी मैग्नेटिक फील्ड, इसने भी मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमेशा अपोजिंग नेचर का होगा। हमेशा क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को दूर भगाने की कोशिश करेगा। अगर फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा तो उसको कम करने की कोशिश करेगा। ये कहानी में पूरी लेंजेस लॉ में समझाऊंगा। अभी के तौर पे बस ये बता रहा हूं आपको कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगी यहां पर, उसके आगे ये आना चाहिए माइनस d∅dt, यानी कि जो नेगेटिव साइन में यहां पर लगा रहा हूं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स
नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, ठीक है, तो लिखूंगा यहाँ पर क्या, इंड्यूस दिस इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द सर्किट। इसको ना ऐसे समझो जरा, मैं आपको थोड़ा सा और इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बड़ा एहसान फरामोश निकला ये कोयल। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि अगर नॉर्थ पोल किसी कोयल के पास जाएगा तो मैं बोल रहा हूँ कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो करंट बनेगा, सुनो जरा ध्यान से, इस कोयल में जो करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि अगर फील्ड सामने से आ रहा है तो करंट कैसे फ्लो कर जाएगा, ऐसे, और इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। इसको ना आप ऐसे समझो जरा, अगर नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ये कोयल जिसकी तरफ नॉर्थ पोल आ रहा होगा, इसमें करंट कैसे इंड्यूस हो जाएगा, इसमें करंट ऐसे इंड्यूस हो जाएगा कुछ ऐसे, ताकि ये अपने ऊपर नॉर्थ पोल बना ले और फील्ड को बाहर की तरफ फेंकना स्टार्ट कर दे। जो इसका खुद का इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ताकि ये इसको कभी आगे बढ़ने ना दे, इसको क्या रोकने की कोशिश करेगा हमेशा। अच्छा, तो यही चीज कब होगी, जब मैं अब नॉर्थ पोल को दूर लेकर जाऊंगा। ये मैं पूरी कहानी आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा बच्चों, ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो लेंजेस लॉ में मैं ये चीज डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह की पोलैरिटी बनती है। अभी आपको जस्ट इतना समझना है कि यहाँ पर जो मैं माइनस d∅dt लगा रहा हूँ वो सिर्फ इतना सा मतलब है कि किसी कोयल के अबाउट जब भी कोई मैग्नेट आएगा, मैग्नेट क्या देगा इसको, इंड्यूस करंट से ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा जो हमेशा सामने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेगा, राइट। और अगर सामने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा होगा तो उसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा। तो इसके बारे में, इस नेगेटिव साइन के बारे में जो कंप्लीट चर्चा रहेगी वो पढ़ेंगे हम लेंजेस लॉ में, जो कि इससे अगला लेक्चर है, राइट। तो अभी के लिए कहानी को इतना ही समझने की कोशिश करो। हाँ, एक चीज और, अगर आपको किसी कोयल में करंट निकालना हो, अब कोयल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, मान लो मैं एक सर्कुलर टर्न वाली कोयल ले लूँ, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा क्योंकि लेंथ है। तो अगर आप यहाँ पर करंट निकालना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा ईएमएफ को आर से डिवाइड कर दो, राइट। तो ये जो फॉर्मूला ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, d∅dt इंटू में 1/r, तो करंट का फॉर्मूला ये बन जाएगा, राइट। अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ, राइट, यहाँ पर नेगेटिव साइन ईएमएफ का नेचर बता रहा है कि ईएमएफ किस तरह से इंड्यूस हो रही है। अगर मैग्नीट्यूड लगाओगे तो यू कैन राइट पॉजिटिव साइन, ठीक है। आई होप आपको ये फैराडेज लॉ समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि नेगेटिव साइन का एक्चुअल में चक्कर क्या है और किस तरह से पोलैरिटी इंड्यूस होते हैं और किस तरह से करंट की डायरेक्शन हम देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा मैं आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, इतना ही, ठीक है। आई होप आपको आज लेक्चर में मजा आया होगा बच्चों। तो हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है, इंट्रोडक्शन को कभी मिस ना करो, एक एक सेकंड को अच्छे से महसूस करो, फील करो लेक्चर को, और एक्साइटेड हो जाओ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल करते रहो। एंड में यही एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि सितंबर एग्जाम आने वाले हैं और हमको पिछले चैप्टर्स को भी रिकॉल करना है, तो सारी की सारी जो प्लेलिस्ट है वो बनी पड़ी है इस चैनल पर। अगर आप नए हो तो उन प्लेलिस्ट से गो थ्रू होना स्टार्ट करो और आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा पढ़कर। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड।